नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत किसानों का देश और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसानों पर देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है। परंतु यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अधिकांश किसान निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय के बदलाव के साथ उनकी स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आया और ऐसे भारतीय किसानों की खेतीबाड़ी में सुधार लाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। अपने प्रदेश में हल्दी की खेती बहुत से किसान करते हैं और कई किसानों ने अप्रैल मई माह में इसकी बुवाई भी करती है, लेकिन जो किसान अभी तक इसकी बुवाई नहीं कर पाए हैं वे कुछ खास प्रबंधनों को अपनाकर अभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो चलिए हल्दी की खेती और फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं तो किसान भाई अपनी जरूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर लेंगे। हल्दी की फसल एक काफी कम बीमारी लगने वाली एक फसल है और उत्तर बिहार में हमारे लिए इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी भी यहाँ की है। खेत की तैयारी जो हम करते हैं वो उसमें हम पहले जो है सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से बराबर खेत में फैला देते हैं। इसके बाद आता है भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो उसके लिए अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। जो उर्वरक हम देते हैं मिट्टी परीक्षण करा के किसानों को उर्वरक देना चाहिए। वैसे हमारी अनुशंसा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप 120 से 150 kg लगभग आप दे सकते हैं नाइट्रोजन। इसको 3 हिस्से में बांट करके दिया जाता है। लगभग 1/3 फसल लगाते वक्त 50 से 60 kg फास्फोरस देते हैं, लगभग 80 से 120 kg तक पोटास देते हैं और जिंक का भी इसमें काफ़ी रोल है इस फसल में। तो 20-25 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट भी फसल को लगाते वक्त ही खेत में बराबर तौर पर दे देना चाहिए। जो हमारी अनुशंसित किस्में विश्वविद्यालय की हैं वो राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली 2 बहुत अच्छी किस्में हैं। इनका 400 से 500 कुंटल तक लगभग पैदावार देने वाली ये किस्में हैं। फिर दूसरा आता है, इसको लगभग 20 से 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए पर्याप्त होता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जब एक कंद आप बोएंगे तो उसका वजन भी 30-35 ग्राम होना चाहिए। और बुवाई के पूर्व प्रकंदों को उपचारित करें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बावस्टीन, कार्बनडाइजम, 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों दवाओं के मिश्रित घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करना चाहिए। और 2 कंद के बीज जब आप रोपाई करते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर कतार से कतार रखते हैं दूरी और एक कतार में 2 पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जब हम इसकी खेत की तैयारी करके फसल बोनते हैं। फसल लगाने के बाद फिर उसको झपनी हम कहते हैं, चाहे वो आपका धनिया मेथी ये सब का जो डंठल बीज निकालने के बाद बचता है उससे भी ढक सकते हैं, या सरसों जिसके पास डंठल है उससे भी ढक सकते हैं, या शीशम की पत्ती तो अब नहीं है, या आम वगैरह या लीची वगैरह इसमें हार्वेस्ट होता है तो उसकी जो पत्ती से आप जो है झपनी का काम ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है कि नमी को रोकता है झपनी करने से और खरपतवार भी कम जमते हैं। ये इसके फ़ायदे अपने हैं। अब किसान आपने फसल लगा दिया, 20-25 दिन के बाद इसमें अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होने के बाद जब तक पूर्णतया अंकुरण नहीं होता है तो खेत में हम सिर्फ सिंचाई कर सकते हैं और कोई अंतक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि वो निकल रहा, अगर आप खुरपी चलाएंगे तो उससे आपका जो सकर्स निकलती है, जो उसकी शाखा निकले वो कट सकती है। तो ये चीज़ें जब तक पूर्णतः जम नहीं आता है फसल तब तक नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी तक तो लगभग आधा जून पहुंच रहा, वर्षा हुई नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फसल को अंकुरण जब शुरू हो जाए तब फसल को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि आपको एक बराबर जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये सामान्य क्रियाएँ हैं जो किसान भाइयों को इस समय करना होगा और ध्यान रखना होगा। बाकी जब वो पूर्णतया फसल जम आती है तब तक जो पत्ती झपनी है वो सड़ भी जाती है। इसके बाद उसमें अगर आपको लगे तो हाथ से जो है खुरपी की मदद से उसमें खरपतवार निकाल देना। लगभग 8 महीने की फसल है तो इसको 4-5 महीने तक जब तक पूरा फोलिएज पूरी क्यारी को कवर नहीं करता है खरपतवार मुक्त रखना होगा। तो कम से कम 2 बार निकलने की ज़रूरत पड़ती है
और दूसरी बार निकौनी करते वक्त आपको जो है कतारों पर जो पौधे लगे हैं उन पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बीमारी वगैरह की शिकायत देखने में नहीं मिलती है, लेकिन मिट्टी का परीक्षण करके अगर आप खाद और उर्वरक दिए हुए हैं तो आपकी फसल है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में टमाटर की खेती लगभग पूरे साल की जाती है और ये एक ऐसी फसल है जिसमें अगर सही तरीके से सभी कार्यों को किया जाए तो बम्पर उपज ले सकते हैं। लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप कुछ अधिक ही होता है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं महेश कुमार राव। मैं 3 बीघा टमाटर की सब्जी कर रखी है, इसमें से एक तुड़ाई हो गई है और अब इसके अंदर ही ये पत्ते झुलस रहे हैं और इसके पीछे से भी थोड़ा लाल लाल सा कीड़ा का प्रकोप है। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। टमाटर की खेती के ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये काफी एरिया के अंदर टमाटर की खेती लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि ये जो पौधा है, इस पौधे के अंदर लीफ क्रूल वायरस की बीमारी है, जिसका शुरुआती जो माध्यम है व्हाइट फ्लाई के अटैक से ये बीमारी फैलती है और इसके अंदर पत्ते बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, पौधे की भोजन बनाने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए समय के ऊपर यदि इमिडाक्लोप्रिड 10 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से अपने स्प्रे करवा दें तो ये बीमारी लगभग पूर्णतः नियंत्रण में आ जाती है। फिर भी अगर ये बीमारी 19-20 रहती है तो जो आवश्यकता से ज्यादा पौधे इसकी चपेट में आ गए हैं, उन पौधों को खेत से बाहर निकाल के हटा देना चाहिए। अभी जो आप ये देख रहे हैं, जैसे तापमान बढ़ा है तो टमाटर के अंदर लाल मकड़ी का अटैक हुआ है। लाल मकड़ी का अटैक होने से पौधा बिल्कुल पूरा कमजोर हो जाता है, पत्तों में सफेद सफेद परस्ती दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोपरजाइट 25 ml 15 लीटर टंकी में डाल के स्प्रे करवा के इस बीमारी का नियंत्रण अपने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अपने उत्पादन के अंदर अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। इस समय जो मेन दूसरी बीमारी, जैसे मौसम खराब हुआ है, बरसात आई है, उसके बाद में मेन बीमारी किसानों को देखने को जो मिल रही है पौधों में, वो एक तो एंथ्रेक्नोज है, जिसके अंदर टमाटर के ऊपर धब्बे या चकते हो जाते हैं। इसके स्प्रे के लिए माइक्रोब्यूटानिल 10 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी में डलवा के स्प्रे करवाएं, उसका काफी हद तक अच्छा रिजल्ट अपने को मिले। इसमें एक बीमारी और दिख रही है जो पत्ता झुलसने की है और ये पत्ता ऊपर से जल रहा है, इसका कोई निवारण बताइए। ये बीमारी टमाटर की मेन बीमारी है, जिसमें अगेती झुलसा और पछेती झुलसा 2 तरह की बीमारी है। अगेती झुलसा के अंदर पत्तों के ऊपर दाग बनते हैं, पछेती झुलसा के अंदर यही दाग पौधे के डांड तक आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा है, इसकी पत्तियां पूरी जल चुकी हैं। ये बीमारी आने के बाद में फूल नष्ट हो जाते हैं, पौधा बिल्कुल भोजन बनाने की उसकी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस सारी प्रक्रिया उसकी बंद हो जाती है। जैसा कि ये पौधा आपको दिख रहा है, इसके अंदर पत्तियां पूरी झुलस चुकी हैं, फूल वगैरह नष्ट हो रहे हैं और जो टमाटर जहां लगा हुआ है वो डांड भी इसका काफी हद तक खत्म हो चुका है। इसके निवारण के लिए और बढ़िया पैदावार करने के लिए किसान को चाहिए कि जब फूल आए, नॉर्मल 5% 2% पत्तों पे अपने को झुलसा के नजर आए, उसी समय M45 दवाई 25 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करवा दें और जस्ट इसी के बाद में 5 या 6 दिन का गैप देके दोबारा स्प्रे इसी दवाई का 25 ग्राम टंकी में डाल के दोबारा M45 का स्प्रे करवा दे, ताकि ये बीमारी पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। इस बीमारी से नियंत्रण नहीं होने से किसान को काफी नुकसान है, पैदावार पूरी नहीं ले पाता काश्तकार, पौधा खत्म हो जाता है, पौधे की फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाती है। इसलिए सही समय पे सही सिस्टम से उपचार करके स्प्रे वगैरह करके काश्तकार अच्छी पैदावार ले सकता है। इसमें एक बीमारी और नजर आ रही है, इसमें फूल झड़ने और टमाटर फटने की शिकायत हो रही है, इसका कोई निवारण बताइए। जैसे कि देखा कि आपने टमाटर के अंदर 5 गुच्छों का जो टमाटर बन रहा है, उसमें से 2 टमाटर पौधे पे सेट हो गए, 3 सेट नहीं हो रहे प्रॉपरली। ये परागण की क्रिया प्रॉपर नहीं होने से पौधे में ऐसी दिक्कत आती है। इस समस्या के समाधान के लिए फूल आते समय किसान को चाहिए कि 10 ग्राम टंकी में बोरोन डाल के वो स्प्रे करवा दे, साथ ही साथ में कैल्शियम जमीन के अंदर डलवा दे, ताकि फल बनने की प्रक्रिया उसकी तेज हो और प्रॉपर पोलिनेशन के हिसाब से उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये समस्या इस बोरोन की स्प्रे से नियंत्रण हो जाती है।
बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों के पास तालाब हैं, उनमें से कुछ किसान भाई इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो जो किसान भाई सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयारी के लिए उचित चल रहा है। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए सिंघाड़े की नर्सरी में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। वर्तमान समय में सिंघाड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे हम उपवास, व्रत और दूसरी उसमें किया था, क्योंकि सिंघाड़े एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है और इसकी किस तरह देख रेख रख रखाव किया जाए, इसके लिए नर्सरी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि किसान ताल तलैयों के साथ में जो हमारे धान के खेत हैं जिनमें पानी भरता है, उनमें भी आजकल सिंघाड़े की खेती प्रारंभ कर दी है। किसान भाई, वर्तमान समय में जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, अब धीरे धीरे उसके पौधा स्थापित हो चुका है और बेल उसके ऊपर की तरफ आने लगी है और जड़ों ने अपने जमीन के अंदर स्थापना प्रारंभ कर दी है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी से स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इस समय सिंघाड़े की बेलों को फैलाना जरूरी होता है। इसके अलावा आप खरपतवार नियंत्रण करते हुए जल प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है, उसमें हमें खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना है और उसमें अगर खरपतवार हैं या दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं, उनको जरूर साफ कराएं, क्योंकि जो हम पोषक तत्व नर्सरी के पौधों के लिए देंगे वो हमारे प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे पौधे ले लेंगे, तो जिससे हमारी नर्सरी कमज़ोर हो जाएगी। साथ में बीमारियों का संचरण के या उनके जो बीमारी का वो होस्ट का जो कार्य करते हैं, खरपतवारी करते हैं, तो इनका तो हमें चुनाव करके निकालते रहना ही है। दूसरा, पानी का जो हमारा उसका लेवल है तो उसको बिल्कुल बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पानी उसमें नीचे रिस रहा है, पानी चला गया या ऊपर से आपने पानी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। पानी का लेवल भी आपको बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है और बेलें ज़्यादा फैल गई, उसमें उसकी सघनता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी जल मांग जो बढ़ेगी पौधों की, उसके हिसाब से हमें उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है सिंघाड़े की, उसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें कीट व्याधि जो आती हैं वही हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कीट में हमारा जो सिंघाड़ा भृंग है, ये एक महत्वपूर्ण कीट है और सिंघाड़ा की सब फूल, पत्ते और उसकी शाखाएं, डंठल, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो कीट की है, जैसे लार्वा उसका जो रहता है और उसके बाद प्रौढ़ है, ये दोनों ही इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो पत्ते के पिछली साइड में या पत्ते के ऊपर इसमें गुच्छों में आपको अंडे इसके देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे प्रौढ़ है पूरे पत्ता भी चबा जाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से प्रौढ़ और उसकी जो हमारी लार्वा है, वो दोनों ही अवस्था में इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसकी एकीकृत प्रबंधन अगर इसमें किया जाए तो सबसे पहले तो हमें किसान भाई उसमें हमें निगरानी रखना होगी। अगर इस तरह की कीट पत्तियों के ऊपर उनके अंडे हैं तो ऐसे पत्तों को निकाल करके उससे निकाल दें। और दूसरा, अगर उसमें है तो हमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशकों में किसान भाइयों, क्लोरोपाइरीफास हमारा जो कीटनाशक है, उसकी धूल या हमारा जो द्रव्य रूप में आता है, उसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं या उसकी धूल का भड़काव कर दें, तो ये कीट पर प्रबंध पाया जा सकता है। किसान भाइयों, सिंघाड़े में जो प्रमुख दूसरा कीट है वो लाल खजुरा के नाम से जानते हैं जिसे हम। इसकी मक्खी होती है और ये क्या है, हमारे पत्ते का जो डंठल होता है, जो फूला हुआ भाग आप देखते होंगे सिंघाड़े के और पत्ते के बीच में एक डंठल जो निकलते हैं पत्तों के बीच में, उस पर मक्खी बैठती है और उसमें अंडा देती है, वो भी पोजिटर के माध्यम से। और वो अंडा अंदर जाकर के एक लाल रंग की, आपने देखा होगा, कभी उसको खोल के देखना, इस लाल रंग की तीखी लाल इस सुराही टाइप की एक इल्ली रहती है, जिसे हम, वो क्या है, अंदर अंदर उसको खाती है और खाने के बाद में उसको सड़ा देती है। और जैसे ही वो सड़ता है तो पत्ते की सतह, तो हमारा पूरा पूरा गुच्छा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है। तो इस कीट को रोकने के लिए किसान भाइयों हमें जो हमारे दैहिक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया होगा कि आप इमिडाक्लोरपिड या थायोमेथाक्सम, इस तरह के जो कीटनाशक हैं इनको प्रयोग करना है। अगर आपके पास इमिडाक्लोरपिड है तो इसकी 6 ml मात्रा प्रति 15 लीटर का हमारा टैंक आता है, उसमें 6 ml दवा डाल लें और इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको जो लाल खजूरा जो एक कीट है, जो लाल रंग की जो इल्ली जिसमें जो पाई जाती है, इसका निश्चित रूप में प्रबंधन हो जाएगा। कीटों के बाद में हमारी बीमारियाँ, और सिंघाड़े की फसल में जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमें एक दहिया रोग है। ये दहिया रोग में क्या है कि हमारी जो फफूंद है ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है और पत्तों के ऊपर जब ये फैल जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके कारण जो बाधित हो जाती है। और जब ये क्रिया बाधित होती है तो इसको अगर हम प्रबंधन करें
तो इसके लिए सबसे अच्छा है दही और रोग को रोकने के लिए तो सल्फर का प्रयोग ज़्यादा करना है। सल्फेक्स नाम का जो हमारा बाजार में मिल जाता है उसकी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाए और उसका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। और ख़ास करके इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं बीमारी ना फैले, ऐसे रोगग्रस्त पत्तों को निकाल करके हमें अपने सिंघाड़े की नर्सरी से या सिंघाड़े के जो हमारा मुख्य तालाब है, खेत है, उससे अलग करें, जिससे आपकी बीमारी आगे नहीं फैलेगी। इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी और उसके अच्छे उत्पादन के लिए जो समस्त सावधानियां बताएं, फसल सुरक्षा, खरपतवार प्रबंधन, इन सबको आप एकीकृत तौर पर करते हैं तो आपकी अच्छी नर्सरी होगी। और जब आपकी नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे किसान भाइयों, तो आप मुख्य तालाब में या आपने जो तैयारी की है दूसरे धान के खेतों में, उसका जब रोप आप स्थानांतरित करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केवट, जिला समस्तीपुर के कृषक सुनील शर्मा ने। यह गर्मी के मौसम में पशुओं की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुनील शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कल वायुमंडल का जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गई है। कभी उससे अधिक भी रहती है, कभी कम भी रहती है। और साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश होने के कारण जो आर्द्रता है वो भी लगभग आपको 80 तक पहुंच चुकी है, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है, जिसके कारण अभी पशु बीमार पड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पशु जो है आदमी की अपेक्षाकृत मात्र 10% ही पसीना निकाल पाता है, जिससे कि उसको शरीर से गर्मी निकालने की क्षमता बहुत कम होती है। इसीलिए पशु में लू लगने की संभावना आदमियों से बहुत अधिक होती है। अगर मवेशियों में लू लग गया हो, जिसकी पहचान है चमड़े का रंग बदलना, मुंह से झाग निकलना, आँख के उजले भाग का लाल हो जाना तथा पानी गिरना, नाक से खून निकलना, भोजन में अरुचि दिखाना, तो पीड़ित मवेशी का तुरंत उपचार शुरू कर दें। लू लगने के कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है कि वायुमंडलीय तापमान, दूसरी आर्द्रता होती है, तीसरी हवा की गति होती है। तो ये सब बातें हैं जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तापमान कहने का मतलब हुआ कि जो अपना देसी गाय है वो लगभग 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह से आराम से रहती है। इस 27 से यदि अधिक तापमान बढ़ती है तो उसको गर्मी महसूस होने लगती है और लू लगने की संभावना बढ़ती है। इसके बाद नस्ल पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यदि फ्रीजियन नस्ल की गाय है तो जर्सी गाय से ज़्यादा लू लगने की संभावना बनती है। यदि देसी गाय अपनी है तो उसमें सबसे अधिक क्षमता होती है गर्मी सहन करने की, जो कि उसमें लू लगने की संभावना कम होती है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप से निकालने से बचाएं। सिर एवं नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एभिल दवा की सुई लगवाएं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी पशु का घर बनाएं तो पूरे उसका जो छत होती है वो ए आकार में बनाएं। ए आकार में बनाने से ये फायदा आपका होगा कि सुबह में यदि इस साइड धूप लग रही है तो दूसरे साइड वाला जगह जो होगा वो ठंडक महसूस करेगी। उसके बाद दोपहर के बाद उल्टे साइड में जब धूप लगेगी तो पहले साइड में ठंडक महसूस होगी, यानी आपका जो गौशाला है वो लगभग ठंडक दिन भर महसूस करेगी। इसके साथ साथ यदि आपका छत ईंटा का बना रहे हैं तो ऊंचाई 10 फीट से अधिक होनी चाहिए और करकट और बांस के बीच में आप पुआल डाल दें। इससे क्या होगा कि करकट वाली गर्मी जो है वो पुआल तक ही रह जाएगी, आपके गाय तक नहीं आएगी, जिससे गाय आपकी ठंडक महसूस करेगी। इसके बाद जो भी फार्म बनाते हैं, जो भी गौशाला बनाते हैं, वो चारों तरफ से खुला रखने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि हवा जो है आपकी आर पार होते रही। हवा यदि इस साइड की हवा उस साइड आर पार हो जाती है तो गौशाला में ठंडक महसूस होगी। तो पशुपालक भाई पहले भी बता चुके हैं कि जानवर को हमेशा स्वच्छ एवं ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। गर्मी के दिनों में कम से कम 6 बार जरूर पानी पिलाएं। 6 बार कहने का मतलब कम से कम 60 से 70 लीटर पानी एक पशु को मिलनी चाहिए, वो भी ताज़ा एवं स्वच्छ होनी चाहिए, तब जाकर आप गर्मी से बचा सकते हैं उसको। पशु को कम से कम अभी गर्मी के समय में 2 बार स्नान कराएं, सुबह और शाम में स्नान करा दिया करें, जिससे कि उसको गर्मी का इफेक्ट कम हो जाएगी। उसके बाद इसके खाने पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो आपको ये करना है कि जानवर को खाना एकदम सुबह में जब धूप नहीं निकले उसी समय खाना खिला लें। फिर शाम में जब खाना खिलाने की बात आए तो धूप खत्म होने के बाद खाना खिलाएं, मतलब ठंडक के समय खाना खिलाएं। और यदि संभव हो तो गर्मी के दिनों में हरा चारा जरूर लगाएं आप। और प्रत्येक पशु को 20 किलो यदि हरा चारा मिलते रहेगी तो उसको बहुत ठंडक महसूस होगी और उसको गर्मी से राहत भी मिलेगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नए पान बरेजों की स्थापना और प्रबंधन तकनीक, उन्नत तरीके से मक्के की खेती करके पाएं अधिक उत्पादन। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।